नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम सैनी ने पीएम मोदी को दीपावली को लेकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई अहम विषयों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को दीपावली को लेकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं बैठक के दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तमिलनाडु दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। एमके स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। तो वहीं मुलाकात के दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल तमिलनाडु दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशाला शुरू हुई। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान कार्यशाला शुरू हुई। बता दें कि बीजेपी का हरियाणा में नए 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, रामचंद्र जांगड़ा, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कृष्ण पवार और गौरव गौतम भी मीटिंग में मौजूद रहे। और मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये रोहतक मेरी कर्म भूमि है। मेरे नेता स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी 14 जनवरी 1975 को मुझे कुरुक्षेत्र से लेके आए थे और उसके बाद एक लंबा इतिहास है। और 2 दिसंबर 1990 तक डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में हमने काम किया है। महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों में चिंता का माहौल था। कई जिलों में खाद की कमी से किसानों को फसल के लिए समय पर खाद उपलब्ध न होने की चिंता सताने लगी थी। महेंद्रगढ़ में सरकारी और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर कुल 27,650 बैग डीएपी खाद उपलब्ध कराई गई। इससे किसानों में राहत की भावना देखी गई। महेंद्रगढ़ उप मंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं रहने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो शांति और अनुशासन के साथ खाद खरीदे। उपमंडल कार्यालय को करीब 18,000 बैग खाद के मिले हैं, जिसमें किसानों की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। तो नहीं है। खाद की किल्लत देखी जाए तो हमारे पड़ोस के जिलों में देखी जाए, हाँ ये जरूर है कि किसानों की जैसे ही गेहूं की बिजाई की तरफ रुझान बढ़ा है, तो महसूस हो रही थी अखबारी खबरों की वजह से लोगों को ये लगता था कि खाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में आज हमें तकरीबन 27,000
बैग खाद मिला है, इसका करीबन 18,000 बैग मेरे को सब डिवीजन के अंदर मिले हैं। करनाल में ई संजीवनी ओपीडी के नाम से होम ओपीडी की शुरुआत मरीजों के लिए रामबाण साबित होती नजर आ रही है। इसमें राज्य के मरीज स्वयं अपना पंजीकरण करवाकर निःशुल्क डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज अपनी रिपोर्ट्स को अपलोड कर डॉक्टर से बीमारी और उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर लैब टेस्ट और दवाई की पर्ची ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जो कि चिकित्सा के लिए प्रदेश के सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधा के लिए मान्य होगा। खबर करनाल से है, जहां होम ओपीडी की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस ओपीडी की शुरुआत से मरीजों को बेहद सहूलियत मिलेगी। अब मरीज घर बैठे टेस्ट करा सकेंगे। अब मरीजों को टेस्ट कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे ही वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन और शासन की ओर से होम ओपीडी की शुरुआत की गई है। इस पहल से मरीजों को सहूलियत मिलेगी। अब घर बैठे सभी मरीज अपना टेस्ट करा सकते हैं। ई संजीवनी एक ऐसा पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया है जिसके माध्यम से हम मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ई संजीवनी पूरे हरियाणा प्रदेश में चालू है, जिसमें हर रोज किसी न किसी डॉक्टर की, चाहे वो स्पेशलिस्ट है चाहे वो नॉन स्पेशलिस्ट है, ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें मरीज अपनी कोई भी प्रॉब्लम फोन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बोल के बता सकता है, लिख के बता सकता है। डॉक्टर उसको उसकी प्राथमिक एनालिसिस करने के बाद उसको एक तरीका बताता है कि आपने ये दवाई अभी फिलहाल के लिए लेनी है और उसके बाद आपने क्या क्या टेस्ट कराने हैं। ये ई संजीवनी एक ऐप है, एक माध्यम है जिसके थ्रू जो नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, जी, घर पे बैठे हुए। किस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं? जैसे पेशेंट जब कनेक्ट करता है तो इसके थ्रू वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता है, जैसे वीडियो कॉल भी होता है इसमें, तो वो डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम दिखा भी सकता है कि यहाँ पे एलर्जी है या ऐसा कुछ, इस तरीके से कनेक्ट। क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, किस तरीके के पेशेंट फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? इसमें ज्यादातर पेशेंट जैसे ड्राई आईज या फिर खांसी जुकाम के जो नॉर्मल, या फिर किसी की सर में दर्द, माइग्रेन जैसी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय उत्सव रत्नावली का आगाज हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर बीवी रमना रेड्डी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 37वें राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का उद्घाटन किया। बता दें कि कुरुक्षेत्र हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस महाकुंभ में जहां युवा पीढ़ी अपने धरोहर और संस्कृति से रूबरू हो रही है, वहीं युवा अपने स्वयं के उत्पादों को क्राफ्ट मेले में प्रदर्शित कर स्वावलंबी भारत का सपना साकार कर रही हैं। इस मौके पर प्रोफेसर बीवी रमन्ना रेड्डी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव जहां हरियाणवी संस्कृति को समृद्ध करने का कार्य कर रहा है, तो वहीं एक दूसरे से संवाद कायम करने के साथ साथ छात्रों को नई चीजें सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। खबर सिरसा से है, जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में
सेना की काफिले पर आतंकी हमले में सिरसा का जवान शहीद हो गया। शहीद जवान जीवन सिंह राठौड़ का सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रोहन में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान जीवन सिंह के गांव में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि सिरसा के कलावाली खंड रोड़ी के गांव रोहड़ निवासी राइफलमैन जीवन सिंह राठौड़ कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के दौरान शहीद हो गए। शहीद जीवन सिंह 4 बहनों के इकलौते भाई थे और उनकी 2 मासूम बेटियां हैं। वो 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और राजपूताना राइफल्स में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले के दौरान सिरसा का जवान शहीद हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वीर जवान के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी की आंखें नम नजर आईं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सिरसा का जवान शहीद हो गया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां बिजली विभाग में कार्यरत एक 22 वर्षीय युवा एएलएम की करंट लगने से मौत हो गई। 22 वर्षीय युवक गौरव की कुछ महीने पहले की बिजली विभाग में नौकरी लगी थी। बता दें कि जब वो उमरी गांव के पास स्थित खेड़ी में अपने 2 अन्य साथियों के साथ काम कर रहा था, तो इस दौरान अचानक लाइन में बिजली आ जाने से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, तो वहीं घटना को लेकर मौके पर पहुंचे मृतक के रिश्तेदारों और अन्य कर्मियों ने भी विभाग के कर्मियों और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ फ़ोन पर ही बात की गई, जो बताया गया है मुझे कि वहाँ फ़ोन पर उन्होंने बात की है और उसमें ही उनका कोई मिसकम्युनिकेशन है, जो वो इंक्वायरी का विषय है। फ़ोन की सारी डिटेल्स भी देखेंगे, हम अपने मीटर की रीडिंग भी देखेंगे, कब बिजली चालू हुई कब बंद हुई, ठीक उसके बाद ही बता सकते हैं अभी, क्योंकि टेक्निकली तो हम एकदम नहीं बता सकते। प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है कि लिखित रूप से परमिट नहीं लिया गया जी, ठीक है, और ये कोताही बरती गई है। मौके पर जो कोई फोरमैन मौजूद नहीं था, फोरमैन की संज्ञान में ये चीज़ नहीं डाली गई कि काम करना है। फोरमैन और जेई के संज्ञान में ये चीज़ नहीं डाली गई। अगर वो डालते हैं तो परमिट लेना लाजमी है, हमारे निगम का ये नियम है। हमारे को सूचना मिली थी कि गौरव नाम का एम्प्लॉई है बिजली विभाग से, वो कहीं काम चल रहा था और दुर्घटना के दौरान उनको हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके संबंध में बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं, आगे परिजन भी आ चुके हैं। अभी देखते हैं आगे की सारी जानकारी और कारण और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसा है जी, इसकी बारिश जो है ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है जी, ये 10 बजे तक चलनी थी जी। हम 11 बजे वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, मैं कृष्ण और वो तीसरा लड़का जिनके साथ हादसा हुआ है। तो हमने पावर हाउस से उनसे फोरमैन से बात हुई, पावर हाउस से लाइन बंद करवाई, सारा कुछ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा कुछ है। लेकिन तो जब वो हादसा हुआ, पहले हमने काम किया तीनों ने, लेकिन जब वो हादसा हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैंने तत्काल तब फ़ोन किया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, उनका बयान था वो शायद हमने गलत ट्रैली चला दी, कड़ामी चलानी थी और खेड़ी चला दी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी किसी लाइन पे डिफॉल्ट होता है, लाइनमैन को भेजा जाता है, सबसे पहले लाइनमैन फोरमैन से परमिट लेता है लाइन का। जब तक फोरमैन उसको इजाजत नहीं देगा कि मेरा लाइन पे परमिट हो चुका है, लाइन कट हो चुकी है, उससे पहले लाइनमैन का ऊपर चढ़ना बहुत गलत है। तो इसमें यह तय होना चाहिए कि परमिट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो लाइन कैसे लग गई, तो सबसे पहले जिम्मेवारी ये तय होगी कि परमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यह हादसा हो नहीं सकता, सबसे पहले तो ये। अगर फिर भी हुआ है तो वो जो परमिट लेने वाला फोरमैन है, कोई भी है, उसको सामने आना चाहिए, उसको अपने स्पष्टीकरण देना चाहिए।
दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है, लेकिन त्योहार जैसी रौनक इन दिनों दिखाई नहीं दे रही। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान में सामान तो भर लिए, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दुकानदार काफी परेशान हैं। इन दिनों दुकानों में काम पहले के मुकाबले काफी कम है, जिसका मुख्य कारण महंगाई बताया जा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की मार की वजह से लोग दुकानों पर नहीं आ रहे। पहले लोग काफी आया करते थे, खूब खरीदारी भी करते थे, लेकिन इन दिनों महंगाई के चलते बाजार में भीड़ काफी कम देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले 60% लोग ही आते हैं, जिसकी वजह से उतनी खरीदारी नहीं हो रही और व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर भिवानी से है, जहां त्योहारों के बावजूद बाजारों में भीड़ कम देखने को मिल रही है। व्यापारियों की माने तो इसका कारण महंगाई बताया जा रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के चलते अब लोग खरीदारी करने नहीं पहुंचते, जिसके चलते उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। त्योहारों के नजदीक अक्सर बाजारों की रौनक बढ़ जाती है, बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भिवानी के बाजार से सामने आ रही हैं, जहां दिवाली के पास होने के बावजूद लोग खरीदारी करने बाजार में नहीं पहुंच रहे। पिछले साल से तो आप नू समझो कि 60% काम है, 40% काम कम है। पता नहीं बिक्री कम क्यों है, गांव का देहात का गाय का ही नहीं पा रहे। तो अभी से महंगाई की मार सुन रहे हैं। ये तो ये क्या इसका जी, अब महंगाई क्या है या लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो मतलब अब की बार भी माना जा सकता है दिवाली काम कम है, बहुत कम काम है। तो यही है, लोगों की इनकम सोर्स कम है, महंगाई ज़्यादा है जी, इसलिए लोग वही सामान खरीदना जरूरी है बहुत ज़्यादा। आम आइटम लोग नहीं खरीद पाते, मेरा तो मानना यही है। आप भी सामान खरीदने के लिए आए मार्केट में? हाँ जी। तो क्या कहेंगे कि कैसे आइटम? बस ये सजावट के आइटम है, जैसे डेकोरेशन की कोई भी माला वाला है और है। दिवाली सर ऐसा है कि दिवाली अपना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है, परंतु बाजार को देखते हुए इस बार बहुत फीका लग रहा है ये, क्योंकि बाजार में किसी प्रकार की कोई रौनक नहीं है। अब आपके सामने हमने इतनी दिवाली की आइटम ला रखी है, पर अभी ग्राहक निकला नहीं है। इसका कारण हम यही मानते हैं कि एक तो कस्टमर ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुझान करने लगे, जो मार्केट में कम आते हैं। तो मैं कस्टमरों से यही कहूँगा, अपने बंधुओं से मार्केट में आओ, बाजारों की रौनक को लुटाओ। आप आओगे तो हमारी भी दिवाली बनेगी और आपकी भी अच्छी बनेगी। हमारे पास दिवाली की हर आइटम, फैंसी आइटम और किसी प्रकार की सारी आइटम। महेंद्रगढ़ में जवाहरलाल नेहरू नहर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सूरजनवास गांव के पास बवानिया रोड पर हुई, जहां महिला ने लगभग 11:30 बजे नहर में छलांग लगाई। उसका शव NB2 पंप के पास तैरता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की और ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। शव की पहचान करीब 50 वर्षीय रामकला निवासी सुंदरह थाना सदर कनीना के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल महेंद्रगढ़ भेजा। घटनास्थल पर मृतका के पति राजकुमार और अन्य परिजन मौजूद रहे। बहरहाल पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है। दहेज के भूखे मौसम और उसके परिवार के लोगों ने एक बार फिर से विवाहिता की जान ले ली। दिहाना गांव की बेटी शहनाज की शादी 26 सितंबर 2021 को नूह जिले के तावडू खंड के गांव चिलावली में मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से की गई, जिसमें शहनाज के परिवार वालों ने हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के अगले दिन से ही शहनाज की उसके पति मौसम ने मारपीट शुरू कर दी और दहेज में क्रेटा गाड़ी नहीं देने पर बवाल शुरू कर दिया।
मामले की सूचना पर पुलिस की सहायता से शहनाज के शव को बरामद किया गया। वहीं मृतका शहनाज के परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वहाँ की दफ़ा और गए थे। इस लड़की के साथ पहले ही बुरा बर्ताव होता था और जब हमारे गांव को हमारे जो घर वाले हैं, हमारे खास भाई है, इस भाई को जब सूचना मिलती थी तो गांव से 2 भाई ले गए थे। जब उन्हें 2 भाई ने बात रखी वहाँ पे तो बात को उनको अनदेखी की गांव वालों ने कुछ ने सुनी कुछ ने ना सुनी, लेकिन इन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ और लोगों के साथ भी बदतमीजी की थी। बजाय उसको समझाने के उनको उभारा दिया किसी गांव वाले ने भी और किसी और व्यक्ति ने, खरकुंड वालों ने भी। सर, मेरी सिस्टर की शादी है 26 सितंबर 2021 को हुई थी और ये चिलावली में हुई थी, जो तावड़ू तहसील के अंदर में आता है। इसको शादी के बाद से इसको काफ़ी परेशान किया था इन्होंने। जिस दिन शादी हुई थी उसके बाद में जब ये आई थी वापस तो इसके हाथ में भी चोट थी, जो कि इन्होंने दहेज के लिए किया था। तो हमने अपने हिसाब से जो हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से हमने अच्छी शादी की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बार बार मारना पीटना ये रखा था इन्होंने। ना हमारे घर पे सिर्फ एक बार आई थी ये। सर, हुआ तो ये कि सर शादी के बाद में ना इन लोगों ने शादी से दूसरे दिन ही इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया था। और बस हुआ क्या था कि सर ये लोग बोलते थे कि भाई हमको बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और इतना पैसा चाहिए। इन लोगों ने मांगा था 2.5 लाख रुपये मांगा था, तो हमने भी 1.5 लाख रुपये दिए थे इन लोगों के लिए। तो उस दिन के बाद में बोलने लगे कि अब हमको क्रेटा चाहिए लड़की को ना। उसके दिन के बाद में तुरंत फिर ये मारने लगे, फिर डेली मारता था, बताती थी बेचारी, कई बार आती थी। हरियाणा के रेवाड़ी में 6 अक्टूबर की रात राजमिस्त्री का काम करने वाले 30 वर्षीय शख्स का ब्लाइंड मर्डर हो गया, जिसका अगली सुबह खून से लथपथ शव गांव की झाड़ियों में पड़ा मिला। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी स्मार्ट पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष है। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले, जिन्होंने उन्हें 1 सप्ताह में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। पूरी घटना रेवाड़ी के गांव नांगल की बताई जा रही है। और ये हमारे गांव की घटना है। 6 तारीख रात को संजय शनोफ चंदूराम प्रजापत समाज से संबंधित है, 35 वर्ष की आयु का लड़का। सुबह 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे पता चला कि मरा हुआ पड़ा है नांगल तेजू बस स्टैंड पर, जहां ईंट और नुकीले पत्थरों से मार मार के उसके आंख कान तक खराब किए हुए थे। और आज 19-20 दिन होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। ये 6 तारीख की रात को संजय गया था और सुबह 7 तारीख की रात को मृत्यु अवस्था मिला है। क्या किस तरह की हालत में मिला? हालत कुत्ता से बेहतर कर रखी है, ईंट पत्थरों से मार मार के, और अभी तक पुलिस ने कोई सुराग नहीं काटा। क्या कह रही है पुलिस? अभी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी। अभी आप एसपी से मिले, क्या आश्वासन मिला? एसपी ने ये कहा है कि 7 दिन के भीतर हो जाएगा। मेरे आए मुजरिम के लिए आए, मुजरिम अभी नहीं पकड़ा गया है। घर पर जाए से पुलिस कोई कार्रवाई ना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।